हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रत्याशी का पहचान यानी कर सकते हैं मुकाबला कि हाँ मुकाबले में खड़े हैं, लेकिन ये पहचान आपको करनी है कि विश्वख्यात योगेश्वर पहलवान ये प्रत्याशी और दूसरी तरफ पूरा नाम तो मुझे ध्यान भी नहीं आता, वो एक और नाम बोलते हैं बालू। पूरा नाम क्या है? इंदु नरवाल, इंदुराज नरवाल। अब ये अपनी बातों को किस प्रकार से पहचान करते हैं, कैसे युद्ध, यानी कुश्ती भी एक प्रकार का युद्ध ही होता है, उसमें जीतने के लिए कौन से दाव पे चलाने होते हैं, ये अच्छी प्रकार से जानते हैं। इनकी पहचान इस नाते से है कि युद्ध में विजयी कैसे हुआ जाता है, और उनकी पहचान कहीं भी अखबार में नहीं, टीवी में नहीं, कहीं क्या वो बोलते हैं, क्या वो विषय रखते हैं, किसी को पता ही नहीं है। इन्होंने विषय रखे अपने, जैसे अब पूर्व वक्ता के नाते से बोले, हम भी सारे मुग्ध हो गए कि किस प्रकार से अपनी बात को बड़े सरल तरीके से आप लोगों को समझा देते हैं। इनका तरीका समझ में आया ना? और इंदु नरवाल भी आया होगा, यहां आया था, कुछ समझा के गया, पेड़ पे चढ़ गया अगर पेड़ पे चढ़ गया। अब ये पारखी आप गांव, इसलिए यहां का कार्यक्रम रखा। एक और विशेषता बता देता हूं आज की। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक तो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है आज 2 जगह हम सुबह भी उनके जो कार्यक्रम, प्रमुख कार्यक्रम थे, उसमें होके आए हैं। एक हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री, बल्कि पहले गृह मंत्री, लोह पुरुष उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका भी आज जन्मदिन है। और उनके जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से मनाते हैं कि सबको जोड़ो। उन्होंने देश जब आजाद हुआ तो 565 रियासतों को जोड़ा था, वरना अंग्रेज उन 565 रियासतों को यह कह गया था कि जो मर्जी अपना संविधान बना लो, आप अलग रहना चाहो अलग रहो, इकट्ठे देश के नाते से एक होना चाहो एक हो जाओ। अगर सरदार पटेल नहीं होते और 565 रियासतें राजा महाराजा हो जाते और वो अपना अपना चुनाव करते, तो आज इस देश के 565 टुकड़े होते। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशेषता है। उन्होंने सबको भारत के संविधान में बांध करके एक देश का स्वरूप खड़ा किया, राजनीतिक एकता हमारी बनाई। आज हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 तो ये महत्वपूर्ण कारण। एक महत्वपूर्ण कारण और, हमारे सांसद करनाल के लोकसभा सांसद संजय भाटिया जी ने सवेरे मुझे कहा कि हमारा आखिरी कार्यक्रम जसराना में है। मैंने कहा कौन सी जगह कार्यक्रम कर रहे हैं? कि स्कूल के बाहर एक मैदान है, कुर्सियां लगाएंगे, टेंट लगाएंगे। मैंने मना कर दिया, टेंट मत लगाना। उसके 2 कारण थे। एक कारण तो शाम का समय है, 5 साढ़े 5 का टाइम हो जाएगा, हम पहुंचते पहुंचते 6:30 बजेंगे, अंधेरा हो जाएगा। टेंट का कोई मतलब नहीं है, लाइट लगा दो, खुले में बड़ी अच्छी जनसभा होगी। टेंट होता तो ये दृश्य नहीं बनता। बनता क्या? नहीं बनता ना। बिना टेंट के कितना सुंदर दृश्य बना है। और एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण कारण, आज शरद पूर्णिमा है, और शरद पूर्णिमा की जो रात होती है, उस पूर्णिमा का जो चांद होता है, जिसके दर्शन हम कर रहे हैं, और मैं तो वास्तव में नमन करना चाहूंगा चांद को। ये शरद पूर्णिमा का चांद साल में एक बार बहुत महत्वपूर्ण इसकी प्रक्रिया होती है। हमारी माताएं बहनें शायद जानती होंगी, शरद पूर्णिमा की रात घर में कोई भी खाने का जो सामान बनाकर रखते हैं, सामान्यतः खीर बना करके बाहर रखते हैं, खुले में ढक के थोड़ा रख देते हैं, किरणें पड़ती हैं, सवेरे परिवार के बच्चों को सबको खिलाती हैं। उस खीर के अंदर विशेष गुण होते हैं। अगर हमारी माता बहना जानती हो तो जरा हाथ खड़ा कर दो। जानती हैं, सब जानते हैं। आज ये शरद पूर्णिमा की रात है, बहुत पवित्र अवसर है। इस अवसर पर हम लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं हमारे योगी भाई योगेश्वर दत्त, आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं।
निश्चित रूप से फलेगा फूलेगा। आखिरी ये सभा यहां हम आप बड़ी सभाओं का समापन कर रहे हैं। आह्वान आपको इसलिए करने आए हैं ये कि हमारी सरकार, चाहे इसको 1 साल की गठबंधन की सरकार मान लो और चाहे हमारी पिछली 5 साल की भी बीजेपी की सरकार कुल 6 साल का कार्यकाल मान लो, 6 साल में हमने जितने काम कर दिए, पिछली सरकारों का 10 साल का कोई भी हिसाब किताब उठा के ले आए, हम उनको बता देंगे भी काम कैसे किया जाता है और क्या क्या हमने किए हैं। पारदर्शी व्यवस्था, भ्रष्टाचार को खत्म करने की व्यवस्था दिन रात हमने एक कर दिया। आपके यहां जो बच्चे जो नौकरी लगे होंगे इन 5-6 सालों में, कुछ 10-20 लगे हैं कि नहीं इस गांव में? कितने लगे हैं? ऐसा नहीं होगा मैं कल चिट्ठी भेज दूंगा कि इस गांव में कितने बालक लगे हैं। आज मैं लेके नहीं आया, मैं तो पिछले गांव में कईयों में नाम पढ़ के सुनाए। किसी का कोई आना पैसा लगा हो तो आके बता दो। जितना पैसा किसने दिया होगा बिना इंक्वायरी किए, बिना जानकारी किए, उसको पैसा तो वापस लौटा ही देंगे हम। लेकिन जिसका वो नाम बताएंगे उसकी नाक में नकेल डाल के खींच लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। हमारी नौकरियां वैसी नहीं है जैसे कांग्रेस के राज में बिकती थी। बाबू किले बेचाया करदा, बेटा नौकरी ला गएगा। मां की टूम बेचाया कर दी मां, चल बेटा 2-4 लाख रुपये ले जा तो नौकरी खरीद लिया। ऐसा नहीं होगा। बदलियों के लिए ये मास्टर भाई जो है ना, ये ट्रांसफर कराने जाया कर दे, अपना सेक्रेटरीट में भरा रहा कर, सेक्रेटरीट मास्टर आता है, 20-20, 30-30 हजार रुपया, 50 हजार रुपया जेब में डाल के ले जाया कर दे, आया कर दे कि जा मेरा ट्रांसफर कर दे यहां से वहां तक। वहां ट्रांसफर करा के लाया कर दे। घर पहुंचता था मास्टर, उससे पहले ही पीछे से फोन आ जाता था, भाई तेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया। ये लगते थे दाव। आज हमारे जो अध्यापक बंधु हैं, 92% अध्यापक इस बात से संतुष्ट है कि जहां हम चाहते हैं वहां नौकरी पर चले जाते हैं। वो संतुष्ट है। हम हर किसी को उनकी मर्जी जो है उसके हिसाब से योजनाएं बनाते हैं। हमारे यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हाँ, सरकार ने एक भी जमीन एक्वायर नहीं की। हम कहते हैं हाँ, नहीं की। उन्होंने एक्वायर की, बीच में जो सौदेबाजी की, जो दलाली की, कोई जीजे के सहारे, कोई बेटे के सहारे, कोई रिश्तेदारों के सहारे सब करते रहे और उन किसानों को पैसा जितना मिला उनको किसानी से तो बाहर कर दिया कि जाओ पैसा ले जाओ। पैसा ले जाए क्या करेगा? अपने बेटे के सहारे कोई नौकरी, कोई व्यापार करेगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। अनुभव तो है नहीं। आज गुड़गांव के किसानों को उठा के देख लो, सारे सड़क पर आके बैठ गए, पैसा सब बर्बाद हो गया उनका। यानी खेती करने से छुड़वा करके जबरदस्ती उनकी जमीनें जो है एक्वायर की गई। हम कहते हैं कि नहीं, हम नहीं लेंगे। हम जमीन जरूरत होगी तो अगले लोग कहेंगे भाई जमीन जो बेचने वाला है, जिसको जरूरत है बेचे, और कोई काम करने की जिसकी मनस्थिति है वो करे, उसकी मर्जी से जो उसका रेट होता है उसको देते हैं, वरना लेते नहीं। ई भूमि पर हमने भी जमीनें ली हैं, जबरदस्ती एक्वायर नहीं की है। किसान की जो मर्जी है वो चलेगी। और इस नाते से किसान, कांग्रेस ऐसे ऐसे मुद्दे उठा लेती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। और कई मुद्दे तो उनको लगता है सत्ता से बाहर आ गए, शायद इस मुद्दे में से हम अपना राजकाज फिर ले आएंगे। तड़पन हो रही है, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है ना बाहर, ऐसे 6 साल के राज के बाहर जाने के बाद आज तड़प रहे हैं। उस तड़पन में से अनाप शनाप उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं। अभी किसानों के 3 बिल बनाए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जो किसान की आमदन डबल करेंगे, और डबल करने के लिए योजनाएं बनाई, उसमें ये 3 कानून भी हैं। किसान को कहा कि आपकी फसल जहां ज्यादा भाव में बिकती है वहां जाके बेच के आओ। आप अभी तक मंडी में लेके आते थे, केवल एमएसपी पर बिकती थी। अब मंडी का तो रेट खुला ही है आपका, लेकिन बाहर का रास्ता भी है कि अगर इससे ज्यादा पैसे में को खरीदे तो एक दुकान और भी खोल दी आपके लिए। पहले एक दुकान थी, अब 2 दुकानें हैं। किसान को पता है कि मुझे जहां ज्यादा भाव मिलेगा वहां मैं बेचूंगा। पहले की व्यवस्था से अभी ये जो व्यवस्था बनाई है ये गलत है क्या? अभी तो बाहर कोई दुकान नहीं आई है, इसलिए नहीं आई है कि बाहर अगर खरीदना पड़ेगा तो महंगा खरीदना पड़ेगा। इन्होंने शोर मचाया, इन 3 बिलों के कारण से किसान बर्बाद हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। क्या कोई मंडी बंद हुई है? 1 महीना हो गया प्रोक्योरमेंट होते हुए, कोई मंडी बंद हुई है क्या? भाव कहीं एमएसपी ऐसा है कि एमएसपी पर नहीं खरीदा गया, एमएसपी खत्म हो गई? कहीं खत्म नहीं हुई। इसलिए
ये जो बहकावे का काम है ये करते हैं। और मैं दावे से कहता हूं एमएसपी खत्म नहीं होगी। मैं लगातार 2 दिन से कह रहा हूं एमएसपी खत्म करने की किसी ने कोशिश की, बिल्कुल खत्म नहीं होने देंगे। अगर एमएसपी खत्म करने की बात कोई करेगा तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। आखिर एमएसपी क्यों खत्म होगी? सरकार ने एक निश्चित मूल्य पर, कीमत पर अनाज खरीदना है, क्योंकि खरीद के बाद में ये जो उचित मूल्य की दुकानें जो होती हैं जिसके ऊपर राशन बांटा जाता है, लाखों टन राशन ये कहां से आएगा? जो 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया में राशन बढ़ता है ना। अगर ये हम खरीदेंगे नहीं सरकार के नाते तो ये लाएंगे कहां से? ये सरकार की जरूरत है कि एमएसपी पर सब खरीदेंगे। और 2 ही प्रांत हैं जहां से खरीद सकते हैं, वो हरियाणा है या पंजाब है। सारे देश में इतना अनाज पैदा नहीं होता। अब कुछ उत्तर प्रदेश में, कुछ मध्य प्रदेश में होने लग गया है। सारे देश को अनाज देना होता है। सारे देश के लोगों का पेट पालते हैं हम लोग। तो निश्चिंत हो जाओ, एमएसपी खत्म नहीं होगी। एमएसपी से ज्यादा कोई खरीदेगा तो छूट दे दी है कि बाहर जाके बेच दो। ये भले में है। हम किसान की पेमेंट सीधा देना चाहते हैं। अभी तक आड़तियों के माध्यम से जाती थी। अगर सीधा देना चाहते हैं तो इसमें कोई गलती है क्या? कोई गलती है क्या? किसान की चीज है, अनाज किसान का है, पैसा उसको मिलना चाहिए। हमने जब इस बार सीधा किसानों को भेजा है, आप यहां किसान लोग बैठे हैं, किसी के खाते में सीधा पैसा आया हो तो हाथ खड़ा कर दो। इतने सारे किसानों के खाते में सीधा पैसा आया। हमारी मर्जी है, जहां मर्जी खर्च करें। तो इसलिए हम जितने सुधार कर रहे हैं, इन सुधारों के लिए कांग्रेस जो लगी हुई है, इसका दुष्प्रचार, झूठ, ये झूठ बोलने का काम, इसको बिल्कुल ना आपने सहन करना है, इसको समझना है। हम एक एक चीज को आगे उठा करके ले जा रहे हैं। हमने गांव में पिछले बार पढ़ी लिखी पंचायतें कर दी। हमारे नौजवान अच्छे पढ़े लिखे, बीए पास, एमए पास, पीएचडी किए हुए जिला परिषद, पंचायत समितियां और पंचायतों में लोग आए। उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आज गांव में भ्रष्टाचार जो पहले हो जाता था, अंगूठा टेक, हमारे ही भाई थे वो सारे, लेकिन कोई भी अंगूठा टेकवा लेता था और फिर बाद में कोर्ट में केस जाता था। हमारा वो पंच सरपंच भाई भी कहता था भी मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं तो अंगूठा लगा दिया। आज तो कोई ऐसा नहीं कहेगा ना। आज कोई गड़बड़ी कोई नहीं कर सकेगा। हमारे गांव साफ होने लग गए। स्वच्छता अभियान में पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 पर आया है, ग्रामीण क्षेत्र। तो ऐसे ही नहीं आ गया, एक जागरूकता बढ़ी है। नौकरियों के अंदर, तबादलों के अंदर, गांव की पंचायतों के अंदर, गांव की सफाई और हर चीज, सरकार की जो सेवा है वो गांव के अंदर कैसे पहुंचे। गांव गांव में कंप्यूटर लगवा दिए। जो सीएससी जो बनी है, कंप्यूटर लगा के नौजवान बैठे हैं। 4,500 सीएससी गांव में लगे हुए हैं। जिस छोटी सी बात के लिए भी फॉर्म भरने के लिए मैं शहर में जाना पड़ता था, आज अपने गांव में भर लेते हैं। और गांव के इतने लोगों को रोजगार भी मिला है। आज किसी को भी सरकारी सेवा के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। छोटे मोटे सारे काम गांव में बैठे बैठे हो जाते हैं। वरना पहले हर जगह पर 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, ये देता देता आदमी थक जाता था। आज हमने गांव के अंदर लाल डोरे खत्म कर दिए। क्या लाल डोरे खत्म किए? अब गांव के मकान को हम रजिस्ट्री करा सकते हैं अपनी। पहले कभी रजिस्ट्री होती थी, एक कागज भी नहीं होता था हमारे पास कि हमारा ये तो कब्जा सच्चा होता था भी, जिसका कब्जा उसका मकान है। ना कोई उसको उसके ऊपर बैंक से लोन ले सकता था। किराए पर चढ़ाना पड़े तो चढ़ा नहीं सकता था। ठीक से बेचना पड़े तो बेच नहीं सकता था, क्योंकि कीमत नहीं मिलती थी। आज हमें रजिस्ट्रियां मिल गई। सारे गांव तो अभी नहीं हुए, हमारे अभी 700-800 गांव हुए हैं, लेकिन आने वाले साल में सभी 6,500 गांव। और ये योजना ऐसी है कि प्रधानमंत्री ने इसको स्वीकार किया। 8 और प्रांतों में इसी योजना को स्वामित्व योजना के नाते लागू कर दिया। आज हम हर परिवार की पहचान बढ़ा रहे हैं कि परिवार की एक पहचान होनी चाहिए। उस परिवार की क्या तकलीफें हैं, परिवार में पढ़ाई करने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, किसी बीमार का इलाज ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रोजगार परिवार में है कि नहीं है, उस परिवार की आमदन कितनी है, एक एक परिवार की। और जिन परिवारों में अच्छे संपन्न लोग हैं, योग्य लोग हैं, उनकी क्षमताओं का उपयोग भी करेंगे। ये देश के लिए, प्रदेश के लिए क्या काम कर सकते हैं। बहुत लोग अच्छा काम करने वाले, उनको भी मौका मिलता नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जो आज तक कभी ने सोची नहीं, बनाई नहीं है। बहुत काम मेरे पास गिनाने लायक हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जब 4 महीने पहले इस इलाके में आया था, 4-5 गांव में गया तो लोगों ने कहा हमारे यहां विधायक नहीं है।
मैंने उसी समय कहा था कि ऐसा कोई भी विधानसभा सीट होगी जो खाली हो जाएगी तो चिंता ना करे, जब तक नया विधायक आप नहीं चुनते तब तक सदन के नेता के नाते मैं उस विधानसभा का विधायक रहूंगा और हर काम आपका मैं करूंगा। और लगातार 4 महीने में हमने 165 करोड़ रुपए का काम किया है, जिसके अंदर सड़कें भी बनवाई 40-45 करोड़ रुपए की, सरपंचों को पैसे भेजे गए 60-65 करोड़, फिर नहरों के काम में, फिर पावर के बिजली के काम में, या जहां पानी की निकासी है उस विषय को लेकर कॉलेज 2 बना दिए यहां पर महिलाओं के कॉलेज, या एक आपका हमारे इनके गांव में भैंसवाल कला में, एक बड़ौदा में, बुटाना के अंदर जनता कॉलेज को यूनिवर्सिटी की घोषणा कर दी है। इस इलाके में एक आईएमटी बनाएंगे, होड़ लगी हुई है, हर गांव के लोग कहते हैं हमारी जमीन ले लो, हमारे यहां आईएमटी बना दो। हमने आज ओपन कर दिया कि भाई जो किसान जहां के मिल करके ये कहेंगे कि हम यहां 2-4 हजार एकड़ जमीन दे सकते हैं, वो आईएमटी खोलेंगे इसी विधानसभा में खोलेंगे। आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी, जिनको छोटा मोटा उद्योग करना है वो उद्योग वहां जाके करेगा। हैफेड की एक राइस मिल, इसकी हमने घोषणा कर दी है, उसको लगाएंगे। 2 नेशनल हाईवे कुंडली से लेकर के और अमृतसर तक का जो हाईवे है वो इसी विधानसभा में घोड़ा के पास से होकर निकलेगा। रेलवे लाइन वो इसकी बनी है। हमारे 3 हाईवे, 3 एक तो एक्सप्रेस हाईवे, 2 नेशनल हाईवे और हैं जो बन रहे हैं अभी। तो जहां सड़कें मजबूत होती हैं, हाईवे बनते हैं, विकास को तो वहां आना ही होता है। इसलिए मित्रों, कोई काम, आम जरूरत का कोई काम, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, उसका लेवल कैसे ऊंचा उठे, ये सब चीजें हम करेंगे। खाली एक चीज को नहीं सोचना होता। बचपन से लेके बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के जब उसकी आयु पूरी हो जाती है तब तक सब काम करने होते हैं। सब कामों पर हमारा ध्यान है। समाज कैसे सुखी हो, उसके रहन सहन का तरीका कैसे सुगम बने, इस ओर हम लगे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला जो समय है 4 साल का, इसमें जितने हमारे काम हैं इनको आगे बढ़ाएंगे और आज तक भी जितने काम किए हैं उसको हम पीछे नहीं हटेंगे। और उसके लिए हमारे योगेश्वर दत्त जी को आप विधायक बनाएंगे। 3 तारीख तक ये आपके पाले में है गेंद। आप 3 तारीख को क्या करते हैं? इनके विधायक बनने के बाद 11 तारीख तक गेंद हमारे पाले में है। ठीक है? 11 को आप जिता के भेजोगे तो वापसी इनको झंडी के साथ भेजेंगे। आपकी हर समस्या, उसका हल, हर एक मांग, उसको पूरा करना, बिल्कुल चैन से नहीं बैठेंगे। और अगर चैन से बैठ गए तो मैं नहीं बैठने दूंगा। एक ओएसडी लगा दूंगा इनके पीछे कि इलाके में जाकर के लोगों से काम कराते हैं कि नहीं कराते हैं। 4 साल तक मंडा भी रहेगा और आप भरोसा करो। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ब्रेकिंग आपके सामने जसराना में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और आज जो है 5वां गांव था जसराना, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुनावी सभा को संबोधित किया। आज भी 5 गांवों का दौरा करने मुख्यमंत्री बड़ौदा पहुंचे।